जमींदारियों में प्राचीन काल से पारंपरिक करों का नियम था। उससे ही अंग्रेजों के द्वारा 1818 के बाद कुल परिवर्तन किया, जिसके कारण जमींदारों की स्थिति एवं जमींदारों के मध्य जो सामयिक संधियां और समझौते होते रहे, उनका मूल उद्देश्य था कि जमींदार अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह अपनी सुविधा एवं प्रशासन की नीति के अनुसार करते रहें। केंद्रीय शक्ति और जमींदारियों की जनता के माध्यम से बने रहकर उचित तालमेल एवं सामंजस्य बनाए रखें। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के साथ संबंध बनाए रखने में कुछ विशेष बातों पर ध्यान दिया गया। यथा जमींदार को नियंत्रण एवं वफादार बनाए रखा जाए। केंद्रीय शक्ति और जमींदारों के मध्य उचित सद्भावनापूर्ण सामंजस्य बनाना। राजस्व एवं भूमि नीति के संबंधित मामलों में जमींदारों की ज्यादातरी पर रोक लगाया रखना। जेन किम्स की रिपोर्ट में विदित होता है कि जमींदारों के अधिकार और कर्तव्य और राजस्व के प्रश्न पर नए सिरे से अंग्रेजों द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाने विचार किया गया। ऐसा करते समय जनहित पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके न्याय संबंधित अधिकारों में भी बस्तर के राजा को छोड़कर पूर्वापेक्षा कटौती की गई ही। उन्हें बड़ी सजाएं देने से रोका गया और यह भी निर्देश दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति उनके नियंत्रण से असंतुष्ट हो तो वह अंग्रेज से अपील कर सकता है। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार यात्री कर एवं शायर वसूल करने के अधिकार से वंचित कर दिए गए। सन 1819 में अंग्रेज सरकार और जमींदारों के मध्य जो समझौता किया गया, उसका नवीनीकरण एवं पुनर्मूल्यांकन सन 1827 में किया गया। अब जमींदारों में फौजदारी अधिकारों में कटौती की गई, जिनके अनुसार उन्हें केवल 6 माह तक की सजा देने का अधिकार था। अब केंद्रीय शक्ति के ऊपर वे अधिक आश्रित हो गए और पूर्व में उनकी क्षेत्रीय सार्वभौमिकता समाप्त हो चुकी थी। अब शासकीय आदेशों के अनुरूप वे अपने आप को क्षेत्र का प्रशासन चलाने को निर्देशित एवं वांछित कर दिए गए और उनके बदले कुछ अनिश्चित निर्धारित लाभांश ही पाने के हकदार रह गए। लेकिन उनके अधिकार अभी भी पूर्णतः स्पष्ट और निश्चित नहीं थे। अंततः वे द्विधा की स्थिति में थे और उनका मुख्य कारण अंग्रेजों के प्रशासनिक सिद्धांत ही थे। इस जमींदारों की 2 श्रेणियां बनाई गई। पहला सामंत एवं जागीरदार, दूसरा साधारण जमींदार। 1830 ई के पश्चात नागपुर राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त होने के बाद और रघुजी तृतीय भोसले शासक वयस्क होने के पश्चात शासन की बागडोर संभालने वाले थे। इसलिए इस नियंत्रण काल में जमींदारों के प्रति अपनाई गई नीति अस्थायी थी। वयस्क राजा रघुजी तृतीय के गद्दी पर आते ही छत्तीसगढ़ भी भोसला शासन के अंतर्गत आ गया। रघुजी तृतीय के राजा बनते ही जमींदार पर करों की वृद्धि करने की नीति पुनः प्रारंभ हो गई। जमींदारों ने असंतुष्ट होकर ब्रिटिश रेजिमेंटरों को राजा की नीति की शिकायत की। कवर्धा, राजनांदगांव आदि जमींदारियों में इसी प्रकार के असंतोष और आक्रोश उभरता था। राजा ने स्वयं इन जमींदारों पर खैरागढ़ राजद्रोह और विद्रोह का आरोप लगाया। इन वैमनस्यों पर अंग्रेजी शासन का हस्तक्षेप करना पड़ा और फैसला प्रथम रघुजी तृतीय के विपक्ष में गया। बेडन पावेल रचित लैंड सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया भाग 3 में विदित होता है
कि जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्र में किसानों से राजस्व की वसूली के लिए उत्तरदायी होते थे। कलचुरी वंश के समय ही यह व्यवस्था विद्यमान थी, जिसे भोसले मराठा शासकों ने भी जारी रखा। इस प्रकार यह पुरानी व्यवस्था अंग्रेजों को भी अपने शासनकाल में कुछ वर्षों के लिए जारी रखनी पड़ी। अंग्रेजों को दी जाने वाली एक निश्चित राजस्व राशि एवं निश्चित समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार अदा करने का नियम बनाया गया। भले ही उत्पादन और उगाही ठीक हुई हो या नहीं, अंग्रेजों की पूर्व राजस्व का लेखा जोखा व अभिलेखों को सुरक्षित रखने की प्रणाली नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी संरक्षण काल से इस पक्ष पर विशेष ध्यान दिया गया। अंग्रेजों ने जमींदारियों में प्रचलित अनेक करों जैसे सायर, कलाली आदि जो परस्पर से चले आ रहे थे, जमींदारों के हाथों से लेकर उन पर अपना अधिकार कायम किया। इसके अतिरिक्त आयात कर, निर्यात कर, यात्री कर जैसे कामों को खत्म कर जनता को यहाँ भार से राहत देने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के जमींदारों को अपनी अपनी जमीन पर पुश्तैनी हक ज्येष्ठाधिकार सिद्धांत के अनुसार अनेक वर्षों से चला आ रहा था। इन्हें जमींदार या कभी कभी छोटे सरकार के नाम से संबोधित किया जाता था। इनमें से कुछ जमींदार गौड़ और कुछ राजपूत जाति के थे। छत्तीसगढ़ ने इन जमींदारों का संक्षिप्त पुराण अभिलेख है। पहला, बस्तर। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में स्थित बस्तर राज्य अपनी सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं भौगोलिक विशेषताओं के कारण देश के आकर्षण का केंद्र। बस्तर जिले का संयोजन 1948 में देशी रियासतों के विलय के पश्चात कांकेर और बस्तर राज्यों को मिलाकर किया गया। दंतेवाड़ा में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि बस्तर के छिदक एवं नागकुल में सोमेश्वर एक प्रतापी नरेश हो गए, जिनकी बहनी का नाम था मासक देवी, जो एक विदुषी महिला थी। वह प्रजा के हितों और उन्हें सुख संतोष पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहती थी। उन्होंने 5 महासभाओं तथा कृषक जनता के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह घोषणा जारी की थी कि राज्य अभिषेक के अवसर पर उन निवासियों से ही द्रव्य वसूल किया जाए जो अधिक समय से रहते हो, अन्यथा वे चक्रकोट के शासक और मासक देवी के विद्रोही समझे जाएंगे। राज्य शासन में राजा की बहन को उनका एक अंश मानना एक अभूतपूर्व घटना है। बस्तर में नागवंशी राजाओं के पश्चात कार्तिकीय वंशी राजाओं का राज्य करना पाया जाता है। इनके आदि पुरुष प्रताप रुद्र कार्तिकीय नामक देवी के पूजक थे। कार्तिकीय और दुर्गा पर्यायवाची नाम है। आंध्र प्रदेश की एक शिला नामक नगरी में कार्तिकीय देवी का प्रसिद्ध मंदिर था। एक शिला नगरी के समीप 2 नदियां बहती है। उरुकुल कहा गया है, जिसका अपभ्रंश वारंगल है।